हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो अपनी नीट संजीवनी सीरीज में आप सभी का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा हमारी सीरीज चल रही थी और आज हमारा लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 है, यानी एक लेक्चर हमारा हो चुका है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या क्लियर कर लिया था, यानी बीएमएस कर लिया था, यानी ब्रेन में सेट कर लिया था। सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात की थी, वही मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर है बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के अंदर, ठीक है, उसमें पूरा टिश्यू वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। लास्ट में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, अगर हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात करते हैं तो हमने 3 टाइप के प्रोटीन बताए थे। एक तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, जो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे को समझ रहे हो ना, फोर्स जनरेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसमें एक्टिन और मायोसिन की बात की थी। ठीक है, रेगुलेटिंग प्रोटीन आज कराने वाला हूं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जेड लाइन प्रोटीन थे, जो पिलर्स थे मसल्स के, जिनसे एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं और एक्टिन से मायोसिन कनेक्टेड होते हैं। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, रेगुलेटिंग फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन की अगर बात की तो एक्टिन भी एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर होता है एक्टिन? एक्टिन छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, इसको फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं। और ऐसे ही 2 फिलामेंटस एक्टिन आपस में मिलकर के एक एक्टिन फिलामेंट बनाने का काम करते हैं, जो एक पॉलीमर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मायोसिन की बात करता हूं तो मायोसिन भी एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? मायोसिन छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, मीरोमायोसिन, लगभग एक मायोसिन में 300 मीरोमायोसिन मिलकर के एक मायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है, मायोसिन, इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा? इसका मोनोमर यूनिट होगा मीरोमायोसिन। मैंने एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर भी बताया था। अगर एक मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें टोटल 6 यूनिट होते हैं। ठीक है, 2 यूनिट टेल में होते हैं और ग्लोबुलर हेड में 2 यूनिट होते हैं, क्रॉस शॉर्ट आर्म में 2 यूनिट होते हैं। तो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दिया जाए तो उसको कॉमनली हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्लियर बिल्कुल। तो क्रॉस आर्म वाला पार्ट अलग हो गया, टेल वाला पार्ट अलग हो गया, समझना मेरी बात। ठीक है, और टेल वाले पार्ट को एनसीईआरटी बोलती है लाइट मीरोमायोसिन, और ग्लोबुलर हेड वाले पार्ट को एनसीईआरटी बोलती है हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, तो लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, फिर मैंने ग्लोबुलर हेड में 2 मैंने बाइंडिंग साइट भी दिखाई है आपको। एक तो है एटीपी बाइंडिंग साइट और एक है कह सकते हो वो साइट जो एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर बिल्कुल, यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो रेगुलेटिंग प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं वो कौन से थे? एक तो ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रेड एंड व्हाइट मसल्स फाइबर और टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, ओके, ये आज हम सारा इसमें कवर कर देंगे। डिसऑर्डर हम लास्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन में 2 प्रोटीन ध्यान रखने हैं आपको, एक तो ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन। एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन, समझना मेरी बात, आपको एक बार समझाता है। मान लो एक वायर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक वायर है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है, देखो ये एक वायर है। अच्छा, दोनों ब्लैक ही हो जाएंगे, कोई नहीं। ठीक है, ये वायर भी सिंगल नहीं है, डबल है। ठीक है, डबल वायर है। ये एक फिलामेंट है, समझना, ये एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट के ऊपर ये वायर क्या कर रहा है? धीरे धीरे ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। ये वायर ऐसे रोटेट कर रहा है, समझना, ये वायर इस फिलामेंट के ऊपर रोटेट कर रहा है इस तरीके से, समझने की कोशिश करना। ये वायर इस फिलामेंट, ये फिलामेंट कौन सा? एक्टिन फिलामेंट है। और नीचे मानो ये मीरोमायोसिन का हेड है। मीरोमायोसिन का हेड कभी भी एक्टिन से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 फिलामेंट जो एक्टिन के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा? ठीक है, क्लोजली रन कर रहे हैं। ये कभी भी एक्टिन और मायोसिन को आपस में के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर क्या करेंगे? हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ये दोनों क्या कर रहे हैं? हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है
कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है, अगर ये लूज हो जाए, ये लूज हो जाए, समझना, ये लूज हो जाए, लूज होने पे साइड फ्री हो जाएंगे और एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ जाएंगे। समझने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा इससे भी समझ सकते हो। नहीं होगा, समझ गए होगे वैसे। ठीक है, समझ गए होगे कि एक्चुअल में ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन क्या करती है? क्लोजली रन करती है। टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एंड इनहिबिट, इनहिबिट करते हैं इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, यानी डायरेक्टली एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने को रोकते हैं। कौन? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं बेटा, अवरोध करते हैं। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन मिल ना जाए, बीच में कौन सर यहां पे स्पाइरली अरेंज होगा? ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट। अगर मैं सॉरी, अब हम बात करते हैं किसके, किसकी बात करेंगे? ट्रोपोनिन की। तो ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो छोटी छोटी 3 यूनिट के मिलने से बनती है। फिर से बोल रहा हूं, ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट के मिलने से बनती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो प्रेजेंट होती है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एट रेगुलर इंटरवल। आप समझ रहे हो? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल। डायग्राम भी दिखाने की कोशिश की एनसीईआरटी ने। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है दिस इज अ ट्रोपोनिन। कहां प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन। दिस इज अ ट्रोपोनिन, किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन। दिस इज अ ट्रोपोनिन, किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, समझना मेरी बात। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी 3 सब यूनिट होती हैं। ठीक है, 3 यूनिट होती हैं इसकी, समझाऊंगा अभी। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल पर दिख रहा होगा ट्रोपोनिन के 3 यूनिट हैं। अब यूनिट कौन कौन से 3 ये भी बता देता हूं मैं। ठीक है, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। सी मतलब होता है कैल्शियम बाइंडिंग, आई मतलब होता है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। आप समझ रहे हो? और आई मतलब होता है इनहिबिशन, समझ रहे हो? कैल्शियम बाइंडिंग, एक ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन और इनहिबिटिंग ट्रोपोनिन। ठीक है, तो सर कैसे अरेंज्ड होते हैं ये? ठीक है, समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो एक बार एक पॉइंट और ऐड कर दूं इसके अंदर, इनका फंक्शन और ऐड कर दूं मैं। ट्रोपोनिन को आप डिवाइड कर सकते हो टीपीसी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। फिर बात करते हैं टी पी टी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। और तीसरी होती है टीपीआई। टीपीआई, आई मतलब इनहिबिशन, जो रोकती है। अभी डायग्रामेटिकली और समझाऊंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से। ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट इंटर एक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय मास्किंग। ये मत भूल जाना,
बाय मास्किंग, मास्किंग करती है एक्टिव साइड, एक्टिव साइड साइट ऑफ एक्टिन। कैसे? ठीक है, अब इन तीनों का मैं बताऊंगा। मास्किंग मत भूल जाना, मास्किंग पर क्वेश्चन आता है, फिर से बोल रहा हूं मास्किंग पर क्वेश्चन आता है, मास्किंग टर्म मत भूलना। मास्किंग, मास्किंग का मतलब समझते हो? कभी मूवी देखा होगा या कभी मास्क लगाया होगा डराने के लिए, तो मास्क का मतलब चेहरे को छिपा लेना, समझ रहे हो? तो ऐसी ट्रोपोनिन जो एक्टिन की एक्टिव साइड को छिपा लेती है, उसकी मास्किंग कर लेती है, तब जाकर के एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को रोकती है। कैसे सर? समझाता हूं, ठीक है? ओके, समझने की कोशिश जरूर करना, एकदम कंसेप्ट क्लियर करूंगा बिल्कुल एकदम परफेक्टली। जैसे मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, वही एक्टिन आप जानते हो ना, ये पॉलीमर होता है, छोटे छोटे मोनोमर यूनिट के मिलने से बनेगा, छोटे छोटे मोनोमर यूनिट के मिलने से बनेगा, छोटे छोटे मोनोमर यूनिट के मिलने से बनेगा, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर है। ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर यूनिट के मिलने से बनेगा। यहां भी दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है, उसे भूल जाओ उस साइड में, है ना? एक्टिन फिलामेंट है और इसकी ये एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड है, ये तो आप समझ ही रहे हो, नीचे एक्टिव साइड होगी, ये एक्टिव साइड है जो मीरोमायोसिन से बाइंड करेगी, वो एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड है, क्लियर है बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं किसकी, समझना, तीनों यूनिट की, ट्रोपोनिन की, तो ट्रोपोनिन मानो यहां बाइंड है, ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो एक्टिन से बाइंड करता है, सॉरी पहले ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट होंगे ना, तो एक सिंगल यूनिट दिखा रहा हूं ट्रोपोमायोसिन की, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होंगी ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट, इससे दिखा देते हैं, तीनों यूनिट जोड़ दो, एक तो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, एक कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, समझना, और एक जो एक्टिन की एक्टिव साइट को ढकती है, मास्किंग करती है उसकी, वो ट्रोपोनिन। कर ली मास्किंग, ढक लिया। इसके ढकने से क्या होगा, इसके ढकने की वजह से, इसके ढकने की वजह से नीचे मीरोमायोसिन का जो हेड होगा ना, मीरोमायोसिन का हेड, वो डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, मीरोमायोसिन का हेड डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, क्लियर बिल्कुल। फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पर यह है ट्रोपोमायोसिन, क्लियर बिल्कुल। और ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट हो गई, ठीक है, टीपीसी और ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन टीपीटी और टीपीआई, आई मतलब इनहिबिट करती है, ठीक है, जो एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक के मीरोमायोसिन के हेड को एक्टिन से जुड़ने नहीं देती, क्लियर बिल्कुल। तो मास्किंग कर रही है, टीपीआई इनहिबिट कर रही है, मास्किंग कर रही है, समझ पा रहे हो तीनों बातें? तो तीनों का मैं फंक्शन फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ये तो है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट्स होते हैं, उसका सिंगल यूनिट दिखा रहा हूं, पूरे एक्टिन पर ऐसे रैप्ड होंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देते, इनके बीच में गैप जनरेट करके रखते हैं, ठीक है। और इनसे भी जुड़े होते हैं ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग, टीपीटी, टी मतलब ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और टीपीआई, आई मतलब इनहिबिशन, यानी जो एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक लेती है, उसको इनहिबिट करती है, ठीक है, मास्किंग करके, इनहिबिट करती है मास्किंग करके, उसको बोलते हैं टीपीआई, क्लियर बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ये क्लियर है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, 3 यूनिट के मिलने से बनती है, 3 यूनिट आपके सामने रेगुलर इंटरवल पर होती है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन की अगर ट्रोपोनिन की बात करते हैं, तीनों यूनिट, टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीआई, आई मतलब इनहिबिट करती है, इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय मास्किंग, ये मत भूल जाना, बाय मास्किंग एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, जो एक्टिन की एक्टिव साइट की मास्किंग कर लेती है, ढक लेती है उसको, क्लियर है बिल्कुल। चलो
तो ये मैंने यहां तीनों का अरेंजमेंट दिखा दिया, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनके अरेंजमेंट में चेंज आता है। अब वो क्या चेंज आता है वो सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो 1 मिनट देखना, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा। अच्छा यहां ना दिखा के, चलो ठीक है, ये अरेंजमेंट समझ में आ गया ना, इसको यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट क्लियर है, इन सब का अरेंजमेंट क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारा पूरा क्लियर है, स्ट्रक्चर के बाद हम आ जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हमने तीनों टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर समझ लिए। पहला हमने समझा, ठीक है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हमने समझा, समझना मेरी बात, ठीक है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हो गया, हाँ हाँ, एक्टिनोमायोसिन। और फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के बाद हमने समझा रेगुलेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं। फिर हमने समझा स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं, जेड लाइन प्रोटीन, ठीक है, जो पिलर्स है मसल्स के। क्लियर बिल्कुल। तो ये तीनों बात हमारी एकदम अब क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ ओके है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है, फिर इन प्रोटीन की स्लाइडिंग कैसे होती है, पूरा मैकेनिज्म एकदम समझना होगा। तो बिल्कुल इनिशिएट स्टार्ट करेंगे यहां से, कहां से, कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिन कैसे होता है। उससे पहले मैं बेसिक बात बताऊंगा जो एनसीईआरटी बोलती है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब मैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो एनसीईआरटी बोलती है कि एक्चुअल में जो मसल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन। तो ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो मोटर हैं, ओनली मोटर, ध्यान रखना है आपको, मोटर न्यूरॉन, कोई चक्कर ही नहीं इसके अलावा, मोटर न्यूरॉन के अलावा कोई चक्कर ही नहीं है, मोटर के अलावा कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर मोटर न्यूरॉन ही होते हैं, ये मसल्स हैं सारे के सारे। मसल्स नंबर 3, 2, 1, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है। एक न्यूरॉन, ये टर्मिनल एक्सोन हो गया, टर्मिनल एक्सोन। अब ये टर्मिनल एक्सोन देखो एक मसल से जुड़ा हुआ है, जब एक मसल से जुड़ता है ना, इस कनेक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलो या इसको मोटर एंड प्लेट बोलो, मोटर एंड प्लेट बोलो, ठीक है। या तो इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलो या इसको मोटर एंड प्लेट बोलो। और ध्यान रखना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं वो एक ही याद रखना है आपको, ओनली और ओनली, ये स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं, एसिटाइल कोलिन, ओनली एसिटाइल कोलिन, ओनली ओनली एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मोटर एंड प्लेट क्या होता है, ठीक है। जब एक मोटर न्यूरॉन एक सिंगल सिंगल मसल फाइबर से कनेक्ट होता है, इस सिंगल मसल फाइबर और सिंगल न्यूरॉन के बीच जो सिनैप्सिस होती है, संबंध बनता है, इसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, समझना मेरी बात, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक न्यूरॉन के कई टर्मिनल एक्सॉन होते हैं, टर्मिनल पार्ट होते हैं, वो सारे मिलकर के, नहीं, एक न्यूरॉन टोटल जितने फाइबर से कनेक्ट करता है उसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, उसको मोटर यूनिट बोलते हैं, समझना मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं
कि एक्चुअल में ये तीनों मिलकर के जो कनेक्शन बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर के जो कनेक्शन बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर के जो कनेक्शन बना रहे हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको बोलेंगे मोटर यूनिट, इसको बोलेंगे मोटर यूनिट, मोटर यूनिट। तो दोनों तरीके से पूछा था, मोटर यूनिट क्या है, ठीक है, और मोटर एंड प्लेट क्या है। मोटर एंड प्लेट समझ में आ गया। सिंगल कनेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंगल मसल फाइबर से जो कनेक्शन है, ठीक है, वो मोटर एंड प्लेट है। और जो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर कनेक्टेड है एक ही न्यूरॉन से, उसको मोटर यूनिट बोलते हैं, ठीक है, मोटर यूनिट, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टार्टिंग बिल्कुल कैसे होती है। भाई ब्रेन है, मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक मसल फाइबर का डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। ये तो मोटर न्यूरॉन हो गया, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। मोटर नर्व, ये इम्पल्स हो गया, ये भी समझ रहे होगे, इम्पल्स जनरेट हो रहा है, इम्पल्स, इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है, इम्पल्स, ठीक है। जब इम्पल्स ट्रेवल करता है तो नीचे पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होता है, ये ट्रेवलिंग हो रही है इम्पल्स की, ठीक है। तो जब भी आपका ब्रेन कहता है कि यार मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, ब्रेन ने कहा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कहां क्रिएट हुआ? ब्रेन के अंदर। किसके थ्रू ट्रेवल करेगा? मोटर नर्व के थ्रू ट्रेवल करेगा। कहां तक ट्रेवल करेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ट्रेवल करेगा। तो भी करा देते हैं ट्रेवल, ठीक है। तो ये इंपल्स यहां से चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला और ये चला, चल रहा है ना। ये ट्रेवलिंग हो रही है, किसकी ट्रेवलिंग हो रही है? आप बोलोगे इंपल्स की ट्रेवलिंग हो रही है, ठीक है। कहां तक ट्रेवलिंग हो रही है इंपल्स की? इंपल्स की ट्रेवलिंग हो रही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, क्लियर बिल्कुल। इंपल्स की ट्रेवलिंग हो रही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, जंक्शन तो समझ में आ गया ना, ठीक है। एक मसल फाइबर, फिर से बोल रहा हूं, एक मसल फाइबर मोटर न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, एक मसल फाइबर, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, मोटर यूनिट नहीं बोलते, कंफ्यूज मत कर जाना, मोटर यूनिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रेवल करके कहां आएगा? ये इंपल्स ट्रेवल करके टर्मिनल पार्ट में आएगा। टर्मिनल पार्ट में क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल्स होते हैं, साफ साफ लिखता हूं। टर्मिनल वाले पार्ट में क्या होते हैं? टर्मिनल वाले पार्ट में कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कौन से होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। यानी ऐसे कैल्शियम चैनल होते हैं जिनका खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो भाई मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज है, इंपल्स टकराया, चैनल खुल गया, चैनल के खुलते ही तुरंत कैल्शियम आयन की एंट्री होती है अंदर। वही क्या होगी? कैल्शियम आयन की एंट्री होगी सीधे अंदर, ये कैल्शियम आयन की एंट्री हो गई अंदर, समझ रहे हो। कैल्शियम आयन की अंदर एंट्री होते ही क्या होगा? कैल्शियम आयन की एंट्री होते ही क्या होगा? कैल्शियम आयन की एंट्री होते ही इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर इन वेसाइकल्स के अंदर, उनकी एक्सोसाइटोसिस होगी, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इज प्रेजेंट इन वेसाइकल्स, क्लियर है बिल्कुल। तो इन वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, ये क्या हो रही है? एक्सोसाइटोसिस, लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, क्या हो रहा है? ये एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस किसकी? ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। भाई न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस हो रही है, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा इस जंक्शन के अंदर? ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर से लिख दे रहा हूं, इट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है भाई, ठीक है। और यहां जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, क्या बोलोगे इस न्यूरोट्रांसमीटर को?
इसको बोलोगे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिर से बोल रहा हूं, एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर यहां रिलीज हो रहा है। क्लियर बिल्कुल। कब रिलीज हो रहा है? जब एक्सोसाइटोसिस हो रही है। कब हो रही है? जब कैल्शियम की एंट्री हो रही है। कैल्शियम कब एंटर करेगा? जब चैनल्स खुलेंगे। चैनल्स कब खुलेंगे? जब सिग्नल इंपल्स टकराएगा इससे। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर जब निकलता है, कहां निकलेगा? आप बोलोगे एक, ये गैप है दोनों के बीच में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये मसल्स है, ठीक है, ये मसल फाइबर है। और मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलोगे? इस मेम्ब्रेन को, इसको बोलोगे सार्कोलेमा। समझ रहे हो? सार्कोलेमा की फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा की फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? टी टिब्यूल, टी टिब्यूल्स, ठीक है। और अंदर जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है सर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तो फोल्डिंग्स हैं। यस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल टिब्यूल। एल टिब्यूल्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले या एल टिब्यूल बोले, दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है? इनडायरेक्टली कैल्शियम आयन भरे हैं। तो आप बोलोगे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, दोनों ही, ये हो या ये हो, इन दोनों के लिए कॉमनली बोलोगे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, ठीक है। समझ रहे हो? कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टीडिब्यूल्स। क्लियर बिल्कुल। इसमें कैल्शियम भरे हुए हैं। इसमें कौन भरे हुए हैं? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ध्यान से देखोगे, यहां पर भी एक पंप, सॉरी चैनल लगा हुआ है। चैनल क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल, वही कैल्शियम चैनल कौन सा? वोल्टेज गेटेड चैनल। ये भी वोल्टेज गेटेड है, ये भी वोल्टेज गेटेड था, ठीक है। यानी वोल्टेज के चेंज होने पर खुलेगा। क्लियर बिल्कुल। अब यहां ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा, ये कुछ दिख रहा है यहां, ध्यान से देखो आपको कुछ दिख रहा है, ये भी चैनल्स हैं। ये भी चैनल्स हैं, ये सोडियम चैनल्स हैं, ये सोडियम चैनल्स हैं। इनको देखोगे तो ये मैं लिख देता हूं यहां सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स, ठीक है। पर सोडियम चैनल्स कौन से? आप बोलोगे इसमें लिगेंड की बाइंडिंग होती है, तो लिगेंड गेटेड चैनल। समझना मेरी बात। चैनल क्या होते हैं? चैनल का मतलब है गेट, ऐसे गेट जिनका खुलना और बंद होना अगर किसी की बाइंडिंग पर निर्भर करता है, वो बाइंड, जिसकी बाइंडिंग होगी वो लिगेंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसको लिगेंड गेटेड चैनल बोलेंगे। अगर किसी चैनल का खुलना या बंद होना, समझना, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या चार्ज पर निर्भर करता है, उसको बोलेंगे हम, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल। नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको मैं, ठीक है, उसी का पार्ट है, पर यहां भी वही चीज समझा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल कैसे होते हैं? वोल्टेज गेटेड होते हैं। सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड भी होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में बताऊंगा, पर यहां पर लिगेंट गेटेड है। और लिगेंट क्या है? यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इनसे बाइंड करेंगे, ये चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन। चैनल क्या कर जाएंगे? ओपन। ओपन। यहां पर भी क्या हुए थे? ओपन, ठीक है। जैसे ही डीपोलराइजिंग सिग्नल टकराएगा, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही सोडियम चैनल से बाइंड करेंगे, ये भी ओपन हो जाएंगे। हो गए ओपन। इनके ओपन होते ही एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? सोडियम आयन की एंट्री होगी। सोडियम आयन की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होने वाली है अब? सोडियम आयन की, पॉजिटिव आयन की एंट्री होगी। जैसे ही सोडियम आयन की एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी सार्कोप्लाज्म के अंदर, अंदर का चार्ज धीरे धीरे पॉजिटिव, अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव।
बाहर का चार्ज कैसा हो गया, निगेटिव, ठीक है। यानी इंपल्स अब यहां भी जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सार्कोलेमा के ऊपर भी जनरेट हो गया, ठीक है। अब जो सार्कोलेमा के ऊपर इंपल्स जनरेट हुआ है, समझना मेरी बात, ये इंपल्स अब यहां से ट्रेवल करेगा, यहां से ट्रेवल करेगा ये सिग्नल, यहां से होता हुआ, समझना मेरी बात, यहां से होता हुआ ये ट्रांसफर कर जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ ये सीधा टकराएगा इन चैनल से। किन चैनल से, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, क्योंकि वोल्टेज गेटेड है, टकराते ही ये ओपन हो जाएंगे, ओपन हो गए, ओपन। और इनके ओपन होते ही सारा कैल्शियम अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम आयन अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम बाहर आना चालू हो गया, कैल्शियम आयन बाहर आने चालू हो गए, समझना, बिल्कुल पिक्चराइज करना। कैल्शियम आयन बाहर आ रहे हैं, और ये कैल्शियम आयन बाहर आके किससे बाइंड करेंगे, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होने वाली है। किससे बाइंडिंग होगी कैल्शियम आयन की, ये आप जानते हो, टी पी सी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, जो किसके ऊपर लगी हुई है, वो लगी हुई है इन फिलामेंट्स के ऊपर, इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स। कहां पर है मायोफाइब्रिल्स, इस सार्कोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। जैसे ही कैल्शियम की बाइंडिंग होगी टीपीसी से, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, समझ रहे हो, ये समझ में आया, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। फिर से स्टेप लिख रहा हूं मैं, स्टेप में कन्वर्ट कर रहा हूं इस चीज को, पूरी मैकेनिज्म को, ठीक है। स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो पहला स्टेप क्या है, इंपल्स ट्रेवल कर रहा है ब्रेन से, कहां पर, आप बोलोगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ट्रेवल करते ही ये इंपल्स टकराएगा किससे, कैल्शियम चैनल से, कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। नंबर 2, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल के खुलते ही कैल्शियम आयन अंदर एंटर करेंगे, फिर क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी, ये टकराएगा, किससे टकराएगा, सोडियम चैनल्स जो लिगेंड गेटेड हैं, अब ये भी खुल जाएंगे। जैसे ही सोडियम चैनल्स खुलेंगे, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे, सोडियम की एंट्री होगी, सोडियम की एंट्री होगी। नंबर 5 पर क्या हो रहा है, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन एंटर कर रहा है, और सोडियम आयन एंटर करते ही इंपल्स जनरेट हो जाएगा, और ये इंपल्स ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा। नंबर 6 पर इंपल्स की ट्रेवलिंग हो रही है, ये ट्रेवल करता हुआ इंपल्स सीधा टकराएगा कैल्शियम चैनल से, आप समझ रहे हो। 7th नंबर पर हम कैल्शियम चैनल को भी ओपन कर रहे हैं, और जैसे ही कैल्शियम ओपन होगा और कैल्शियम आयन बाहर आएगा, और कैल्शियम बाहर आकर के सीधा बाइंड करेगा किससे, टीपीसी से, और बाइंडिंग होते ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, बाइंडिंग होती क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कमेंट चाहिए मुझे, मुझे एकदम एग्जैक्ट कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट चाहिए, ठीक है। कोई कैल्शियम कहां पर स्टोर था, स्टोर हाउस, स्टोर हाउस क्या था, ठीक है, टीट्यूब्यूल, सॉरी एल्टिब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एल्टिब्यूल क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोल्डिंग्स हैं जिसमें कैल्शियम भरा हुआ है। क्लियर है बिल्कुल, चलो ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो कैसे होगा ये समझाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब समझो, अभी मैंने बताया था आपको फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स है, ये एक्टिन फिलामेंट्स थे, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स बस बहुत है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट्स दिखा दिए मैंने, और एक्टिन फिलामेंट्स की अपनी खुद की एक एक्टिव साइड भी तो थी, याद आ गया होगा, इनकी खुद की अपनी एक्टिव साइड, एक पर फोकस करते हैं। और एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कौन करने वाला है, ठीक है,
तो बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने समझा ही दिया था आपको, जैसे एक्टिन फिलामेंट से यहां कौन जुड़ा हुआ होगा, ट्रोपोमायोसिन, डायग्राम बना के दिखाया भी था। और ट्रोपोमायोसिन से 3 यूनिट जुड़ी होती है, ट्रोपोनिन की 3 यूनिट, कितनी 3 यूनिट, एक तो होगी टीपीसी, ठीक है, पहली यूनिट, दूसरी होगी यहां पर, अच्छा ऐसे नहीं, सबसे पहले टीपीटी जो डायरेक्टली ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है, इससे जुड़ती है टीपीसी, और इसी से जुड़ती है टीपीआई जो उसकी एक्टिव साइड की क्या करेगी, मास्किंग करेगी। अभी दिखाया था डायग्राम बना के मैंने, क्लियर है बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर था रेस्टिंग कंडीशन पर। और इसके नीचे मीरोमायोसिन का हेड इंतजार कर रहा था कब ये मास्क हटे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कब ये मास्क हटे मतलब पर्दा हटे, ठीक है, तो मास्किंग हटे, एक मिनट, ये मास्क हटेगा तभी इंटरेक्शन होगा, अगर मास्क नहीं हटाना तो इंटरेक्शन नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो मास्क हटने के लिए शर्त क्या है, एक शर्त है, इस शर्त पे क्वेश्चन आया हुआ है, यानी मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर आप कैल्शियम आयन रिलीज करा दो, जो भी रिलीज कराया था हमने, कैल्शियम आयन रिलीज कराया था अभी हमने, ठीक है, अगर आप कैल्शियम आयन प्रोवाइड करा दो, कैल्शियम आयन प्रोवाइड करा दो, समझ रहे हो, तो ये कैल्शियम आयन सीधा किससे बाइंड करेगा, टीपीसी से बाइंड करेगा। ये स्ट्रक्चर किसका बता रहे हैं, ये मायोफाइब्रिल है, अभी बताया था ना, मायोफाइब्रिल, ठीक है, ये मायोफाइब्रिल कहां पड़े हुए हैं, सार्कोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कैल्शियम आयन इससे बाइंड करेगा। कैल्शियम आयन बाइंड कब करेगा, जब वो निकलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, निकला बाइंड किया। अब बाइंड करने के बाद का मैकेनिज्म देखो, ये बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन हो रही है, ये बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन हो रही है। जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, समझना, जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा वैसे ही क्या होगा, अब देखो मैकेनिज्म, हो जाएगा इतने पे, हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, जो ग्रीन कलर का ट्रोपोमायोसिन है वो अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ट्रोपोमायोसिन लूज होगा, ठीक है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगा, कैल्शियम की बाइंडिंग होते ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगा, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगा तो साथ में ट्रोपोनिन भी तो हट जाएंगे, तो ट्रोपोनिन के तीनों यूनिट हट गए यहां से, टीपीटी, टीपीसी और टीपीआई, तीनों ही यूनिट हट गए ट्रोपो, ठीक है। इन यूनिट के हटते ही, यूनिट के हटते ही, कैल्शियम बाइंड है, यूनिट के हटते ही एक्टिन की एक्टिव साइड फ्री हो जाएगी, और एक्टिव साइड के फ्री होते ही ये इससे बाइंड कर जाएगा, ये बाइंडिंग हो गई। और बाइंडिंग होने का मतलब समझ रहे हो, बाइंडिंग होने का मतलब है, बाइंडिंग होने का मतलब है ये बाइंडिंग हो गई, मतलब क्या हुआ, यहां पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, समझ रहे हो, तुरंत ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने का मतलब है कैल्शियम बाइंडिंग होते ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, ठीक है। अब इसको और क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन आए हुए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम के अलावा हमें एक आयन भी चाहिए, कौन सा आयन चाहिए, मैग्नीशियम आयन। ये क्या करता है सर, बताता हूं, और क्या चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए, एटीपी। अगर हमें तीनों चीज मिलेंगी तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कैल्शियम आयन मिल जाए, मैग्नीशियम आयन मिल जाए और एटीपी मिल जाए, ठीक है। वो तो समझ में आ गया ना, सिग्नल यहां से जनरेट हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल पहुंचा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या चेंजेस हुए, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अब ये चेंजेस कहां जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए, ठीक है, कैल्शियम आयन को रिलीज कराएंगे कहां पर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, जो टीपीसी से बाइंड करेगा, और टीपीसी से बाइंड करते ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, इंटरनल मैकेनिज्म पर आ रहे हैं, ठीक है, ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने बताया था, ये तो
मायोसिन का एक्टिन से बाइंडिंग साइट्स था, पर यहां एक साइट और था, बताया था मैंने आपको। इस साइट पर क्या बाइंड था, यहां बाइंड था एटीपेज। किसकी बाइंडिंग थी यहां पर, एटीपेज, एटीपेज बाइंडिंग, ए टी पेज बाइंडिंग, एटीपेज बाइंडिंग। एटीपेज एक एंजाइम है जो यहां पर बाइंड रहता है, और एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी मैग्नीशियम आयन इस एटीपेज को एक्टिव रखता है। और एटीपेज का काम क्या था, ये एटीपी को, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को बनाता है, जोड़ता है। तो जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी ये एटीपी टूटेगा, ये एटीपी टूटेगा, किसमें टूटेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट के अंदर। क्लियर है बिल्कुल, समझना मेरी बात, समझना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एटीपी टूटेगा और फिर बनेगा, टूटेगा और फिर बनेगा, ये मैकेनिज्म चलती रहेगी हर बार। और बनाने के लिए चाहिए एक हाई एनर्जी फॉस्फेट, क्या चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट। एक हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए वापस इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। वापस उसको, भाई एडेनोसिन ये तो बेकार हो गया फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट में हाई एनर्जी फॉस्फेट जुड़ेगा तभी तो एटीपी वापस बनेगा। अब ये मैकेनिज्म चलती रहेगी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। कैसे चलेगी सर, अब समझना मेरी बात। हाँ है जगह, ठीक है। तो सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट क्या है, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, भाई हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स बताओ। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट क्या है भाई, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट जरा बताओ, हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है, ठीक है। तो देखो मेनली तीन सोर्स होते हैं मसल्स के अंदर। पहला सोर्स तो होता है, ठीक है, फॉस्फोक्रेटिन, ठीक है, मेन सोर्स तो वही है, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएगा मसल्स के अंदर फॉस्फोक्रेटिन, ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर आगे जाकर के एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। मेन सोर्स तो यही है, समझाता हूं मैं कैसे, पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जैसे यहां पर होगा, समझना, हाई एनर्जी फॉस्फेट की बात चल रही है, ठीक है। हाँ हाई एनर्जी फॉस्फेट की बात चल रही है, अभी बताया मैंने आपको, हाई एनर्जी फॉस्फेट की बात चल रही है। ये कहां से आएगा हाई एनर्जी फॉस्फेट, फॉस्फोक्रेटिन या क्रिटिन फॉस्फेट एक ही बात है, ठीक है। फॉस्फोक्रेटिन हमारे मसल्स के अंदर होता है, हमारे मसल्स के अंदर होता है, समझना मेरी बात। हमारे मसल्स के अंदर फॉस्फोक्रेटिन होता है, ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म होगी, ध्यान रखना। ये ब्रेक करेगा, किसमें ब्रेक करेगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। हाई एनर्जी फॉस्फेट प्लस ये अलग हो गया, ठीक है,
समझने की कोशिश करना, ये अलग हो गया। अब ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा, किसमें, फॉस्फोरेटिन में। अब इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, फिर से फॉस्फेट चाहिए। ये कहां से आएगा, अब सुनो, इसको कन्वर्ट करने के लिए अब देखो यहां एटीपी चाहिए, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, जो एडीपी प्लस फॉस्फेट में टूटेगी। ठीक है, ऐसे समझो कि मसल्स के अंदर कंटिन्यू आपको एनर्जी चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कौन प्रोवाइड कराएगा हाई एनर्जी फॉस्फेट, आपके मसल्स में फॉस्फोक्रिटिन होता है, वो टूटेगा, ब्रेक करेगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट और क्रिटिन के अंदर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, एटीपी बनाने के अंदर, हेड के अंदर, पर ये क्रिटिन वापस कन्वर्ट भी होगा फॉस्फोक्रिटिन के अंदर। तो वापस में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइडर है, इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइडर है, समझना वो कौन होगा, नंबर 1 होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, आप एथलीट्स हो, आपके मसल्स में रेड मसल्स फाइबर हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट मसल्स फाइबर केस में होगा, इन केस ऑफ व्हाइट मसल्स फाइबर। ये भी वो समझना, अभी समझा रहा हूँ, व्हाइट मसल्स फाइबर, रेड मसल्स फाइबर पर ही आ रहा हूँ। ठीक है, पर अगर आपके मसल्स में रेड मसल्स फाइबर है, तो है ना, नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर मसल्स में कैसे हैं, रेड मसल्स फाइबर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, पूरा यहां से स्टार्ट किया है मैंने। सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, इंपल्स जनरेट होगा, सोडियम चैनल्स खुलेंगे, वो सीधा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए कैल्शियम चैनल से टकराएगा, कैल्शियम खुल जाएंगे, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में जाएगा, टीपीसी से बाइंड करेगा, और टीपीसी से बाइंड करते ही, टीपीसी से बाइंड करते ही किससे बाइंड करेगा, टीपीसी, टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से कैल्शियम की बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होते ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगा, अपनी जगह से हटते ही ट्रोपोनिन भी हटेंगे, और ट्रोपोनिन हटेंगे तो तुरंत ही एक्टिन की एक्टिव साइड फ्री हो जाएगी, जिससे मीरोमायोसिन का हेड जुड़ के क्रॉस ब्रिज बना लेगा। बस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी कहां से आएगी, तो यहां पर एटीपेज, एटीपेज बाइंडिंग साइड होती है इस एंजाइम के लिए, मैग्नीशियम आयन ये होता है, एनर्जी यानी एटीपी यूटिलाइज होती है, टूटती है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, वापस बनती है, टूटती है वापस बनती है, ये मैकेनिज्म चलती रहती है। तो इस मैकेनिज्म के लिए हाई एनर्जी फॉस्फेट प्रोवाइडर क्या होता है मसल्स में, तो मसल्स में सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ये होता है फॉस्फोक्रिटिन। कभी आप जिम में गए हो तो देखा होगा, लोग एक डब्बा लेते हैं, चम्मच भरते हैं, घोल करके पीते रहते हैं। पूछना, एक तो प्रोटीन पाउडर पीते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक पीते हैं वो, एक कहते हैं ना, पी के कहते हैं घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, तो वो समझो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट ही है, कुछ पल के लिए, क्योंकि जब आप मसल्स पर लोड डालते हो, ठीक है, तो उस समय एनर्जी प्रोवाइडर, पर उसका ड्रॉबैक बहुत खतरनाक है, पहली बता दूं, ठीक है, जब ये कन्वर्ट होता है ना, फॉस्फोक्रिटिन क्रिटिन टूटता है फिर कन्वर्ट होता है, तो इसके कन्वर्जन के दौरान एक खतरनाक सब्सटेंस बनता है क्रिटेनाइन, समझना, जो हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी इसको 100% एलिमिनेट करती है, इस वजह से किडनी पर लोड पड़ जाता है और किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी मैं नहीं रेफर करता कि यार उन चीजों को आप यूज करो जिम के अंदर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी ऑर्गन को वीक करते हैं, मसल्स को बिल्डअप कर रहे हैं पर अंदर से बॉडी आपकी वीक हो रही है, बॉडी ऑर्गन आपके वीक हो रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चलती रहती है, ये मैकेनिज्म चलती रहती है, पर इसको भी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। नॉर्मल व्हाइट मसल्स फाइबर के केस में, जो हमारे केस में होते हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पर अगर आप एथलीट्स हो,
आपने अपने मसल्स फाइबर को, ठीक है, रेड में कन्वर्ट कर लिया है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये समझ में आया नहीं आया? अब सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है? ठीक है, स्लाइडिंग जो फिलामेंट थ्योरी है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखोगे ना, कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, अब समझना। एक्चुअल में इसकी इनिशियल पोजीशन ये नहीं थी, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, ये वाली। पर कॉपीराइट से बचने के लिए एनसीईआरटी ने इसको यहां मूव कर दिया है, ठीक है। पर एक्चुअल में इट इज द इनिशियल पोजीशन। जब एटीपी से जुड़ा था तब इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, ये समझ रहे हो ना मेरी बात? जब एटीपी जुड़ा है ना इससे, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ये ऐसे बैंडेड। ये है एक्चुअल में इनिशियल पोजीशन, समझने की कोशिश करना। पर जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जुड़ता है, कैल्शियम जुड़ता है तो उसमें क्या एटीपी है, उस समय उसके पास क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो तुरंत कैल्शियम के जुड़ते ही ट्रोपोमायोसिन बाइंड करेगा, तो ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट बाइंड करेंगी। समझना मेरी बात? उस समय क्या होगा? तो उस समय एटीपी यूटिलाइज होगी, मानो इसको खींच के पीछे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो खींच के पीछे लाने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। एटीपी हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो सबसे पहले एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, टूटेगी, और टूटने से, एटीपी के ब्रेक होने से बेटा जो एनर्जी निकलेगी उसको यूटिलाइज करेगा ये पीछे आने के लिए। ये पीछे आ गया पीछे। पीछे आते ही ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट चुका है डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट के अंदर, यानी ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी हो गया, समझ रहे हो? क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, क्रॉस ब्रिज टूट रहा है। यहां क्रॉस ब्रिज बना हुआ था, वो टूट रहा है पीछे जाने पर, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी। एक एटीपी टूट गया, समझ रहे हो? एटीपी टूटा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, पीछे जाने में, और तुरंत ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, समझ रहे हो? जैसे पीछे गया एटीपी टूटा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब आप इसको पीछे तो ले गए, ठीक है, खींच के पीछे ले गए, ये ले गए। अब ये आगे भी तो आएगा अपने आप। जब अपने आप ये आगे आएगा तो क्रॉस ब्रिज तो जुड़ा हुआ है, तो एक्टिन फिलामेंट को भी आगे लेकर के आएगा, समझना। ये ऐसे था, ये पीछे, ये ऐसे था, खींच के पीछे ले गए, ये बन गया। अब ये इसको आगे लेके आएगा, समझो। एक मिनट रुको। देखो, मान लो ये है मूवमेंट, ठीक है, ये अभी रिलैक्स कंडीशन, पीछे खींचा आपने, एटीपी यूज हुई, क्रॉस ब्रिज बन गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्रॉस ब्रिज टूटा, एटीपी यूज हुई,
फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्रॉस ब्रिज टूटा, एटीपी यूज हुई, कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये हाथ है मेरा, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन तो बस मूव कर रहा है, ये भी रिलैक्स कंडीशन में पीछे गया, एटीपी टूटी, कॉन्ट्रैक्शन, क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर एटीपी टूटी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्रॉस ब्रिज टूटा, एटीपी टूटी, क्रॉस ब्रिज। ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेरी बात समझ रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है, ये क्लियर है बिल्कुल? ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अब समझ में आ गया होगा, इतने काफी मैंने राउंड लगा दिए। तो इसको पीछे लाने में एटीपी टूटी और क्रॉस ब्रिज बन गया। अब जैसे अपनी जगह जाएगा ना, ये अपनी जगह जाएगा तो एक्टिन फिलामेंट को आगे लेके जाएगा। अब देखो मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट होगा, देखो ये हो गया, एक्टिन फिलामेंट यहां से यहां तक मूव कर चुका है, कर गया ना मूव। तो एक्टिन फिलामेंट का मूवमेंट हो रहा है मायोसिन के ऊपर, एक्टिन मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ एक्टिन। ये क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ एक्टिन, समझना, मूवमेंट ऑफ एक्टिन। एक्टिन मूव करता है, मायोसिन मूव नहीं करता। ठीक है, पर जब एक्टिन मूव करता है तो उस समय एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक हाई एनर्जी फॉस्फेट। अब इस समय क्या जरूरत पड़ती है? हाई एनर्जी फॉस्फेट की। एक हाई एनर्जी फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आता है, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आता है और अगेन एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यानी यहां क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी, ये 1 एटीपी का फॉर्मेशन वापस हो गया। यानी एक एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ और एक एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, एक स्टेप के अंदर हर बार एक एटीपी का ब्रेकडाउन, एक एटीपी का फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी फॉस्फेट। हाई एनर्जी फॉस्फेट का मेन सोर्स क्या है? हाई एनर्जी फॉस्फेट का मेन सोर्स मैंने बता दिया, फॉस्फोक्रेटिन या क्रेटिन फॉस्फेट है। ठीक है, जो मसल्स में एनर्जी प्रोवाइडर होता है। ठीक है, इसको एनर्जी, इसको वापस बनाने के लिए एनर्जी कौन देता है? अगेन एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के सारे स्टेप आपको पता होने चाहिए, सारे स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। स्टेप यहां से स्टार्ट करते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 स्टेप। अगेन एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, फिर से चालू हो जाएगी मैकेनिज्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैकेनिज्म चलती रहेगी। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है और यहां क्रॉस ब्रिज ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको भी कराता हूं रिलैक्स। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, अब मसल्स को क्या कराएंगे? हम रिलैक्स कराएंगे। ठीक है, तो रिलैक्स तभी तो होगी जब सबसे पहले क्या करना होगा मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए? आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए? वापस जाओ, वापस आपको आना पड़ेगा। यानी जितना भी एसिटाइल कोलिन यहां पर रिलीज किया है उसको हटाना होगा, सिग्नल रोकना होगा। जितना कैल्शियम आयन बाहर आ गया है उसको वापस अंदर भेजना होगा, समझ रहे हो? यानी सबसे पहले क्या करोगे? अब समझना, यहां पर एक ये दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप। तो अगला क्या होगा? एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा कैल्शियम पंप, क्या हो जाएगा? एक्टिव। ये एक्टिव हो गया, इसके एक्टिव होते ही सारा कैल्शियम वापस अंदर, कैल्शियम आयन वापस अंदर आ रहे हैं, कैल्शियम आयन वापस अंदर आ रहे हैं और एसिटाइल कोलिन जो था ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? एसिड, एसीटेट प्लस कोलिन के अंदर। ये यहां से टूटा, कैल्शियम पंप एक्टिव हुआ, ये वापस गया, वापस जाते ही जो कैल्शियम बाइंड था वो हट जाएगा अगेन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पर आ जाएगी, ट्रोपोनिन भी आ जाएंगी और टीपीआई उसकी मास्किंग कर लेगी, फिर से मास्किंग हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स कर जाएगी। ठीक है, तो पंप का एक्टिव होना बहुत जरूरी है।
इस मैकेनिज्म के लिए कैल्शियम का वापस अंदर जाना जरूरी है। यानी अगर मसल्स रिलैक्स की बात करता हूं तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा। और क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप, एटीपी यूज करेगा क्योंकि पंप है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन, वापस मास्किंग हो जाएगी जो हट गई थी। अब मूवमेंट ऑफ जेड लाइन ट्यूबर्स, जो जेड लाइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर अंदर आ गए थे अब धीरे धीरे बाहर जाएंगे। ट्यूबर्स इनिशियल पोजीशन, मसल्स रिलैक्स, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी अब वापस क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कितने स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे। पहले एसिटाइलकोलिन को हटाओ, सिग्नल जो दे रहा था, जो कैल्शियम बाहर आ गया था उसको वापस अंदर भेजो, जो मास्किंग हट गई थी वापस मास्किंग करो, ठीक है। और जेड लाइन जो पास आ रहे थे उनको वापस आपको दूर भेजना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, जेड लाइन इनिशियल अपनी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे वापस। समझे या नहीं समझे, समझ गए, बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आपको होना चाहिए मसल्स वाली बात कंसेप्ट पर, ठीक है। अब मैंने बताया था रेड एंड व्हाइट मसल्स में अंतर और समझ लो, ठीक है। रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर। अगर मैं रेड मसल्स फाइबर की बात करता हूं, रेड मसल्स फाइबर की बात करता हूं, समझना, रेड मसल्स फाइबर एथलीट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जो रनिंग करते हैं उन लोगों के अंदर होते हैं। हमारे लिम्स के अंदर देखे जाएं तो मोस्टली व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। पर हमारी बॉडी में भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां प्योरली रेड होते हैं, ठीक है। और एथलीट्स के अंदर भी, मतलब सब बॉडी में कुछ जगह ऐसी हैं, चाहे कोई भी हो, एथलीट्स हो या नॉर्मल इंसान, ठीक है, फिक्स है यहां पर व्हाइट होंगे, फिक्स है यहां रेड होंगे। पर कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां रेड एंड व्हाइट में डिफरेंशिएट करने को मिल जाता है। जैसे जैसे आई बॉल के मसल्स हैं, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, यहाँ व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। जो आपके बैक एक्सटेंशन मसल्स है ना, ये बैकबोन में जुड़े हुए बैक एक्सटेंशन मसल्स, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेट हूं बिल्कुल, बैक एक्सटेंशन मसल्स प्योरली रेड है, प्योरली रेड है, ठीक है, कोई भी हो। पर आपके लिम्स के मसल्स ना, ये रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम लोग एथलीट्स नहीं है तो हमारे अंदर व्हाइट फाइबर होंगे, और अगर हम दौड़ना चालू कर देंगे तो हमारे व्हाइट फाइबर के अंदर एक प्रोटीन का डिपोजिशन चालू हो जाएगा, ठीक है। एक प्रोटीन धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगी और डिपोजिट हो जाएगी, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, जिसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत खतरनाक होती है, हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है। और ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी परफेक्ट होने की वजह से ये वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होने देती, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन भी नहीं होता रेड मसल्स फाइबर में, ठीक है। तो मैं रेड एंड व्हाइट की बात कर रहा हूं बेटा। रेड मसल्स फाइबर का डायमीटर स्मॉल होता है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, लार्ज होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड क्यों होते हैं रेड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होती है इसलिए रेड होते हैं, यहाँ मायोग्लोबिन कम होती है इसलिए व्हाइट व्हाइट होते हैं। मायोग्लोबिन ज्यादा होती है पर साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, क्योंकि मायोग्लोबिन ज्यादा है मींस ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे इसके पास एनर्जी, ठीक है, समझना। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है और मायोग्लोबिन भी कम है, समझना। जब ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, तो यहां पर एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा। कैसा होगा, एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा। जबकि यहां पर एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इसकी कम है। और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा यहां पर विदाउट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब बात आती है एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर रेड मसल्स फाइबर हैं पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास कम है, मतलब कैल्शियम इनके पास कम है। कैल्शियम कम है और कैल्शियम ही कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कैल्शियम कम है तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। भगवान ने पावर बहुत दी है, भगवान ने मायोग्लोबिन दिया, भगवान ने माइटोकॉन्ड्रिया दिए, पर ऑक्सीजन पर कैल्शियम रिलीजिंग यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम दिया, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो ना। और पावर बहुत ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, नेवर फटीग, कभी थकेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। जबकि यहां उल्टा है, यहां एसआर बहुत ज्यादा है, मायोग्लोबिन कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, पर एसआर बहुत ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होंगे बहुत तेजी से कैल्शियम की वजह से, तो तुरंत थक भी जाएंगे भाई, ठीक है। तो सो हाई रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड, क्योंकि थक जाएंगे, ठीक है। यहां स्लो कॉन्ट्रैक्शन होंगे इसलिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर
लॉन्गर पीरियड विदाउट फटीग, यहां थकान नहीं होगी। रेड मसल फाइबर में थकान नहीं होती, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं क्योंकि धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, मायोग्लोबिन इनके पास होती है। समझ में आ गया होगा। मैं अदर एग्जांपल, बैक एक्सटेंशन मसल्स हमारे केस के अंदर, रेड मीट ऑफ चिकन लेग एंड थाई, ठीक है, इसमें भी रेड मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट, काइट एक धीरे धीरे लंबी दूरी तय करने वाले बर्ड्स होते हैं जो पूरा पूरा सागर ही क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर रेड मसल्स फाइबर होते हैं। हमारे केस में बात करेंगे तो आई बॉल के मसल्स, जो आप आंखें आंखें घुमाते हो, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, थक जाएंगी आपकी आंखें, वाइट मसल्स फाइबर है, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट के भी वाइट मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। जो स्पैरो होती है, स्पैरो ऐसी बर्ड्स होती है, स्पैरो बहुत तेजी से करते, थक जाती है फिर रुक जाती है फिर तेजी से, ठीक है। तो स्पैरो के जो मसल्स होते हैं, फ्लाइट मसल्स, ठीक है, तो उसके केस में ध्यान रखना है आपको, वाइट मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। समझे नहीं समझे? तो डिफरेंस है, ध्यान रखना। अच्छा, टाइप्स ऑफ मसल्स हो रह गया ये, और देख लो भाई। मसल्स थ्री टाइप के थे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में मिलते हैं, स्मूथ मसल्स बॉडी के ऑर्गन में मिलते हैं, कार्डिक मसल्स हार्ट, कार्डिक मसल्स कहाँ मिलेंगे? हार्ट में, ठीक है। कार्डिक मसल्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? हार्ट के केस में, ये तीन समझना। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं, स्केलेटल मसल्स ध्यान से देखो, वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री अभी पढ़ा चुका हूं, टोटली वॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा से कंट्रोल करते हैं। स्मूथ हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं करते, इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। देखने में देखो, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। और जिनमें भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड कहाँ कहाँ मिलेंगे? स्केलेटल में मिलेंगे लाइट एंड डार्क बैंड। और जहां पर भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप। तो कार्डिक मसल्स में भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, तो ये भी स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड होते हैं, ठीक है। और स्केलेटल के अंदर भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, समझना मेरी बात, तो ये भी स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड होते हैं, लिख दिया है मैंने, ठीक है। स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड, ठीक है, स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड क्यों? क्योंकि लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, लाइट एंड डार्क बैंड क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। कोई डाउट? लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। स्मूथ में लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, इसलिए इनको अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्रैप्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस सिंगल है, सॉरी, इसमें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कौन से मसल्स की बात कर रहा हूँ? स्केलेटल। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि ये एक सिंगल कार्डिक मसल फाइबर है, ये सिंगल फाइबर है, यूनी न्यूक्लिएटेड। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक फाइबर को निकाल के बाहर निकालने की कोशिश की है, देखो, एक ये फाइबर है, एक फाइबर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं छोटे छोटे प्रोटीन से, इनको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये फाइबर आपस में जुड़े होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क से, और इस डिस्क के ऊपर लगा होता है एक जंक्शन, इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, जो सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो गैप जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क के ऊपर होता है, ये अलग फाइबर है, ये अलग फाइबर है। कार्डिक मसल्स फाइबर का डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है, कार्डिक मसल्स फाइबर का, समझ रहे हो? तो इनका स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल होता है, इनका स्ट्रक्चर स्पिंडल शेप होता है, टेपर सैंड होते हैं इनके, देखो पॉइंटेड एंड है ना, टेपर सैंड, स्पिंडल शेप, तो स्पिंडल शेप होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर हो जाती है, ठीक है। यहां तक मसल्स में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? मसल्स वाले पार्ट में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मसल्स वाले पार्ट में क्लियर है बिल्कुल? चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। एक काम करते हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम फिर नेक्स्ट स्लाइड में ही लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। ओके, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। उसमें पूरा सिंगल शॉट में अगले लेक्चर के अंदर पूरा मैं स्केलेटल सिस्टम एक बार में ही एक साथ कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।